नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 9 PM स्पेशल का। अगर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करती हूं तो क्या इससे मैं छोटी हो जाती हूं, या फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके मैं अपने दर्शकों का यानी कि आपका मैं आपको सम्मान देती हूं, आपका आभार जताती हूं, क्योंकि देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की मूल भावना है। हमारे देश में बुजुर्गों को जो कि हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। विदेशों में जहां पर अपने से उम्र में बड़े हुए लोगों को बच्चे भी मिस्टर सैम, मिस्टर जॉन, मिसेस हैरी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम अपने से बड़ों को भैया, दीदी, अंकल, आंटी, चाचा, चाची कहकर संबोधित करते हैं। ये सिर्फ सम्मान देने का तरीका है। आज मैं ये सब बातें इसीलिए कह रही हूं क्योंकि संसद के बाहर कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, उसके पीछे की वजह मिमिक्री कर रहे सांसदों के सस्पेंशन को बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप पुराने अखबार उठाकर पढ़ेंगे या फिर किसी न्यूज चैनल के पुराने वीडियोस, भारत 24 के पुराने वीडियोस को आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये मामला कुछ और ही है। विपक्ष को परेशानी दरअसल उपराष्ट्रपति के हाथ जोड़ने से है। उपराष्ट्रपति ने बीते 6 दिसंबर को एक शख्स के सम्मान में हाथ जोड़े थे और वहीं से पूरा विपक्ष उपराष्ट्रपति के पीछे लग गया। पूरा माजरा क्या है आपको ये मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर का कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन कल तक की बात करें तो इसे संसद के शीत सत्र से ज्यादा हम संसद का निलंबन सत्र कहकर भी बुला सकते हैं। संसद से कल तक 141 और आज के 2 मिलाकर कुल मिलाकर 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। यह खुद में एक रिकॉर्ड है। यह वो रिकॉर्ड है जो लोकतंत्र की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। संसद से निलंबन के बाहर सांसद इसको लेकर चिंतन नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कुछ कर रहे थे उसको समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। इन 3 तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए, थोड़ी देर ठहर कर, एक एक करके, बहुत ध्यान से। पहले अखबारों में एक पजल आता था, आपको याद होगा। इन तस्वीरों में आप अंतर ढूंढिए, वैसा ही अंतर अब आप इन तस्वीरों में देखिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसमें जो पहली तस्वीर है उसमें कॉलेज स्टूडेंट नजर आ रही है जो कि मिमिक्री कर रही है। इन शॉर्ट, दे आर हैविंग फन इन देयर कॉलेज। दूसरी तस्वीर एक मिमिक्री शो की है जहां पर एक मिमिक्री आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो आखिरी तस्वीर है वो लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद की तस्वीर है। यह संसद के बाहर की तस्वीरें हैं और यहां पर एक अलग तरीके का मिमिक्री शो चल रहा है। यहां पर मौजूद कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बल्कि सांसद है। संसद में हंगामा करने के चलते इन महोदय को सस्पेंड किया गया है और बाहर आत्ममंथन की जगह ये मजाक कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं मजाक उड़ा रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का। इस पूरे मिमिक्री शो के लीड एक्टर हैं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और इस शो के कैमरामैन हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जिनको देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाता रहा है, वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अनऑफिशियली सबसे बड़े नेता हैं। बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी सेंटर पॉलिटिक्स में विपक्ष का मतलब ही कांग्रेस है और उस विपक्ष के सबसे बड़े नेता के सामने यह सब कुछ हो रहा था। वहां पर उनको एक बेसिक सूझबूझ का परिचय देना चाहिए था। मैं तो यहां तक कहती हूं कि एक पल के लिए आप पद भी भूल जाइए राहुल जी। आप भूल जाइए कि वहां पर एक उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जा रहा था। आप बस इतना सोच लेते कि जिस शख्स का मजाक उड़ाया जा रहा है वो आपसे उम्र में कहीं बड़े हैं, वो आपसे अनुभव में बड़े हैं और हमें तो बचपन से बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है। सही कह रही हूं ना मैं? बड़ों से तो हम आज तक आशीर्वाद लेते आए हैं, लेकिन संसद के बाहर जब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा था,
वहां पर राहुल गांधी उसे रोकने के लिए नहीं गए। कल्याण बनर्जी को उन्होंने रोका नहीं, ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरी भूमिका में आ गए। वो वहां पर कैमरा पर्सन बन गए। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कल्याण बनर्जी, जो कि इस मिमिक्री शो के लीड एक्टर थे, उनका वीडियो बनाने लगे। अब आपको एक बार वो वीडियो दोबारा से मैं दिखाती हूं, लेकिन इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि पूरा माजरा आखिर हुआ क्या। कल जब ये वीडियो सामने आया तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पद की गरिमा रखनी चाहिए। इन चीजों को देखकर दिल दुखता है। वहीं आज उन्होंने ये कहा कि खून के घूंट मैं पी लूंगा, लेकिन पद का अपमान नहीं होना चाहिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। जगदीप धनखड़ की भावनाएं आप उनके इस बयान के जरिए समझ सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसके जवाब में इस मिमिक्री शो के लीड एक्टर यानी कि टीएमसी के सांसद कैलाश बनर्जी का कहना है कि वो तो बस अपनी कला, अपनी आर्ट का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि मिमिक्री तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। कल्याण बनर्जी, माफी चाहूंगी। देखिए आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन जरा उनको सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने इसको। I have never any intention to hurt anyone. I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. One type of art. ये तो कला है इनके हिसाब से, लेकिन मन में बहुत इज्जत है ये भी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजाक भी उड़ाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना में राहुल का जिक्र किस लिहाज से किया, एक बार वो भी सुन लीजिए। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक ट्वीट किया गया। वो ये लिखती हैं, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे दुर्व्यवहार बताया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ओम बिरला की मुलाकात जगदीप धनखड़ के साथ। न सिर्फ यह मुलाकात, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की थी और इसके साथ जगदीप धनखड़ की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मिमिक्री की जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर हर जगह निंदा हो रही है, फिर चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता। और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का फोन आया, जिसका जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले मैंने किया। इस मामले को लेकर उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। ट्वीट क्या है
प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर कहा कि इस तरह का अपमान पिछले 20 साल से सह रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके जवाब में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और साथ ही हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से रोक नहीं सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं आप, जो जगदीप धनखड़ की तरफ से इसके जवाब में लिखा गया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी मन की बात भी बताई और ये कहा कि पद की गरिमा कोई तोड़े, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। टीवी चैनल्स पर चल रही इस वीडियो को देखकर कई लोगों को यह लग रहा होगा कि सस्पेंड किए गए सांसदों ने गुस्से में तंज कसने के लिए सभापति का मखौल उड़ाया। शायद वो अपने सस्पेंशन को लेकर सभापति से नाराज होंगे और इसीलिए गुस्से में उनसे ये सब कुछ हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में जिक्र किया कि ये कहानी पुरानी है, आसान भाषा में कहूं कि ये खींच पुरानी है। दरअसल उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के पीछे की वजह सिर्फ सस्पेंशन नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको बीते 6 दिसंबर का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दरअसल 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी जब एक दूसरे के सामने आए, ये देखिए तस्वीर, तब दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों ने उपराष्ट्रपति को जमकर ट्रोल किया। यह एक सामान्य अभिवादन था जो कि भारत के संस्कारों में समाहित है, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हाथ जोड़कर क्यों किया गया। और उसी तारीख से पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ खड़ा हुआ है। मतलब यह है कि विपक्ष की यह खींच कोई आज की नहीं, बल्कि यह पुरानी है। मामला सस्पेंशन का नहीं, बल्कि मोदी के सम्मान का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस घटना के बाद भी विपक्ष को समझाने की कोशिश की थी। जब पीएम मोदी का अभिवादन करने पर विपक्ष उनका मजाक उड़ाने लगा, उन्हें ट्रोल करने लगा, तब उन्होंने सदन में कहा था कि झुकना व नमस्कार करना मेरी आदत है, यह नहीं देखता कि सामने कौन है। कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, यह उनकी तरफ से कहा गया। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं। इस पूरी घटना को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह बेहद हल्की सोच है। अगर देश के प्रधानमंत्री का कोई अभिवादन करता है, सम्मान करता है, तो इसमें नाराज होने जैसी कोई बात नहीं। सम्मान करना हमारी संस्कृति है, इसमें राजनीति का कोई रंग ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना ऐसा कभी किया गया है। आपको हालिया वो तस्वीर जरूर याद होगी जहां पर शपथ लेते वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी के पैर छुए। वहीं उनसे उम्र में बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर नहीं छुए। लेकिन इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं हुई, क्योंकि किसका कितना सम्मान करना है ये एक व्यक्तिगत मामला होता है। हालांकि इस पूरे वाद विवाद के बीच अब एक बार फिर से विपक्ष को ही नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं, किसान डोमेन से हैं, और ऐसे में एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से, राहुल गांधी से नाराज होता दिखाई देता है, और इसका असर हमें 2024 में भी देखने को मिल सकता है। उनका नहीं, मुझे लगता है मेरा, पूरे देश का, देहात का, अन्नदाता का, सबका अपमान है, घोर अपमान है। और वो झुकते हैं तो वो बड़प्पन में झुकते हैं, कोई उनकी हीनता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बस वो खुद बोल रहे टीवी पे कि मेरा
रीढ़ की हड्डी का नाप लिया जा रहा है। और मैं झुकता हूँ तो बड़ा उसमें सम्मान में झुकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो, तो उनकी गरिमा के अनुसार ये व्यवहार नहीं है। ये केवल किसान और जाट समाज का नहीं है, ये संपूर्ण देश का अपमान है। ऐसी गरिमाई जो पद है उसका अपमान है। केवल ये कैसी घिनौनी बात अपना उसमें कह रहे हैं कि माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर कॉरिडोर से आ रहे हैं तो अभिवादन। अरे राहुल जी कैसे अभिवादन करते हैं भारतीयता? आप हमारे दूसरे विदेशों के राष्ट्रपति हमारी भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। देश का नारा है जय जवान जय किसान। उस नारे को अहंकारी राहुल और टीएमसी के नेताओं ने जिस प्रकार से अपना असली चेहरा दिखाया है, जब वोट की बात होती है, जब राजनीति की बात होती है, तो ये किसानों के बीच होते और कहते हैं कि हम आपका जो है बड़ा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन असली चेहरा संसद के अंदर किस प्रकार किसान पुत्र जगदीश धनखड़ महामहिम को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। ये कमाल की बात है कि पिछले 3-4 महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जितने भी नेता बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में गए, सबका पत्ता साफ हो गया। तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की कोई तस्वीर सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिली जिसमें वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए हों। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो कभी उनके आश्रम में नहीं गए होंगे या फिर उनसे मुलाकात नहीं की होगी, लेकिन चुनाव के दौरान जीतने का आशीर्वाद लेना या पद पाने की लालसा लेकर जाने की कोई खबर नहीं है। उनके बगैर ही तीनों की लॉटरी खुल गई। इसके उलट उन नेताओं को अगर आप देखेंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए या फिर अपने यहाँ पर उनका दरबार सजवाया और उनके चरणों में जीत के चंदन की आस लगाई, सब के सब हाशिए पर चले गए। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सबसे ज्यादा चरण वंदना की थी कांग्रेस नेता कमलनाथ ने। उनकी कमान में कांग्रेस ऐसी हारी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और इसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी संकट में नजर आने लगा है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते थे। राज्य में बीजेपी ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती, लेकिन दतिया की सीट से नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। अब आप इस वीडियो पर भी गौर करिएगा। रतलाम शहर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे पारस सकलेचा। वो चुनाव हार गए लेकिन चर्चा में आ गए। दरअसल कांग्रेस कैंडिडेट पारस सकलेचा चुनाव प्रचार के दौरान एक फकीर की चप्पल से पिटते हुए नजर आए थे। लोगों की तरफ से दावा यह है कि सकलेचा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पिटने के लिए गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। इस खबर से आज आपको बाखबर करने का मतलब बस इतना है कि सफलता की सड़क पर साधना तो काम से ही आ सकती है, लेकिन अंधविश्वास के रथ पर सवार होकर सफलता की गारंटी का दंभ पाल लेना बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इसको आप आज की सीख भी कह सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करेंगे। बिहार की सत्ता के खेमे में चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार भी 2024 में पीएम फेस होंगे। इसके साथ ही नौकरियों के नाम पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जंगल राज की झलक मिटाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आपको समझना चाहिए। दरअसल खबर यह है कि बिहार के बेगूसराय में पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली थी। बताया यह गया कि एक ऑल्टो कार से अवैध शराब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। तभी एक ऑल्टो कार को देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक दारोगा को कुचलते हुए वहां से फरार हो गया। अब इस खबर को महज खबर की तरह मत लीजिएगा, बल्कि सवाल यह करिए कि बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या है। हम ऐसा क्यों ना कहें कि बिहार में शराबबंदी जानलेवा साबित हो रही है। बिहार में हर साल कितने ही लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, कितने ही लोग माफियाओं के शिकार हो जाते हैं। तो ये शराबबंदी किस काम की है?
जिन्हें शराब पीनी है उन्हें पता है कि उन्हें ये कहां से मिलेगी। बस कमीशन का खेल है, माफियाओं की जेब में राजस्व वाला पैसा जो जा रहा है। अब आप सिस्टम से सवाल करें, लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम तो खुद कभी कभी शर्मनाक बात करता है। बिहार में साल 2022 में शराबबंदी के चलते कुछ गरीब लोगों ने सस्ती शराब खरीदी। यह शराब भट्टियों में बनाई गई शराब थी और इस शराब को पीने के बाद कई लोगों की मौत हुई, जिस पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया था कि अगर कोई शराब पिएगा और गड़बड़ पिएगा तो वो मरेगा ही। अगर कोई शराब पीकर मर जाता है तो उसके प्रति दया नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। देखिए, ये तो तय है कि शराबबंदी भी उनके लिए सियासी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वायदा किया था और उनके इस वादे का असर ये हुआ कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60 के करीब हुआ। कई इलाकों में 70% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। तभी से शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए जीत की गारंटी बन गई। लेकिन शराबबंदी से कितना फायदा हुआ उसका कोई डेटा नहीं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है उसका एक डेटा इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? साल 2016 में 1054, साल 2017 में 1510, साल 2018 में 1365 और 19 में 1296, साल 2020 में 947। इतने लोगों की मौत हुई। 2021 में 782 और इसके बाद का डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन ये डेटा भी अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी नजर आता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होती है, तो वहीं कई शराब माफियाओं के शिकार होते हैं और इसके साथ जहां इन शराब माफियाओं का रेवेन्यू बढ़ता है तो सरकार का रेवेन्यू घटता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट यह बताती है कि देश में अवैध शराब का कारोबार 23,466 करोड़ रुपए का है। अवैध शराब की तस्करी की वजह से सरकार को 15,262 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अवैध शराब यानी कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ये शराब बिना किसी रिकॉर्ड के बिकती है और इसकी तस्करी होती है और इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। लिहाजा अवैध शराब की तस्करी से सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, लोगों की मौत होती है। तो दूसरी ओर शराब कारोबारी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाता है। यानी दो चीजों का खेल है, एक तरफ सियासत का है तो दूसरी तरफ पैसे का खेल है।